नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी निकाले गए। दोनों अतिथि विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री धामी के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा और सुशासन पखवाड़े की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, आपको बता दें कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की सड़क और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सामरिक, पर्यटन और आपदा प्रबंधन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी। वर्ष 2026-27 के लिए CRIF के तहत आपको बता दें कि 5 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से लंबित प्रतिपूर्ति राशि जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया। नए पुराने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया। और जो नए प्रोजेक्ट हैं, कुछ हरिद्वार का, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, हेलन क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपुलेट जाने वाली सड़क का भी कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर और CRIF योजना में लगभग 750 करोड़ की धनराशि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति दी। सब मिलाकर 7,000 करोड़ रुपए की से अधिक की धनराशि की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है, जो जल्दी हमारे राज्य को मिल जाएगा। ये बड़ी राशि है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और सड़क परिवहन मंत्री आपने नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि विभाग के 5 अभ्यर्थियों सहित कुल 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र केवल सरकारी नौकरी का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प और प्रदेशवासियों के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने नव चयनित अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी 10 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में सेवा सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही जनसेवा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे और लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी ने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है और सेवा सप्ताह के जरिए सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी अभी तक उत्तराखंड की अस्थिरता की राजनीति में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। और हर बार जब उत्साह का वातावरण होता है तो सरकार का उद्देश्य होता है कि जन सेवा के कार्यक्रम को तय करना। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। उसका प्रथम चरण के बाद अब द्वितीय चरण हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हर समय पर हमारे चलते रहेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इससे जो जन समस्याएं हैं, जनता को जो लाभ मिलने वाला है, उससे बहुत बड़ा लाभ पिछली बार भी मिला था। इस बार भी बड़ी संख्या में जनता को इन शिविरों का लाभ मिलेगा। हर मुख्यालय पर, हर ब्लॉक स्तर पर इन शिविरों का आयोजन होगा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का फोकस बूथ प्रबंधन, युवाओं को संगठन से जोड़ने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधा संपर्क बढ़ाने पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव के समय अलग चुनाव संचालन समिति का गठन किया जाता है। हर विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर बूथ पर मजबूत संगठन तैयार करके चुनावी तैयारी को और मजबूत बनाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की अलग टीम तैयार करती है। जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति होती है, चुनाव के लिए कार्यकर्ता को हर विधानसभा स्तर पर उसके संयोजक, सह संयोजक हम लोग नियुक्त करते हैं। अभी उस सब विषय में समय है, लेकिन अभी हम अपने बूथ के प्रबंधन को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नए युवाओं को जोड़ रहे हैं। 1 बूथ 20 यूथ, और हर बूथ पर 10 बहनें कार्यकर्ता हमारी हर बूथ पर गठित हो जाए, उस दिशा में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लाभार्थी जो संपर्क अभियान के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमने काम में लगाया। जिनको केंद्र राज्य सरकार द्वारा लाभ मिला है, ऐसे सब लोगों से संपर्क अभियान में इस बीच हमारे चलने वाले हैं। डाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर दिए गए कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे महान स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने बीजेपी से इस मामले में माफी मांगने और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर भी विरोध देखने को मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति को जो आज महेंद्र दिलीप रावत ने इतनी कमजोर कर दी है, लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति जो वो सिद्धबली पीठ, जो कि हमारे कोटद्वार की एक विशेष मंदिर है सिद्धबली, उस सिद्धबली पीठ पे बैठ करके वो लैंसडाउन की राजनीति कर रहे हैं। महंत होते हुए वो राजनीति, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। और हमारे सेनानियों के लिए और कई उनके ऐसे बयानबाजी सामने आ चुकी है, जिससे लगता है कि ये वो अपना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है और उन्हें बिल्कुल अंतर्विहीन होकर के उन्हें ध्यान देना होगा कि मैं आखिर कह क्या रहा हूं, और उन्हें सोचना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। इतना घृणित सोच नहीं है, कोई बिना सोचे समझे उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। द्वारा कहा गया कि पुरानी और दिल्ली में रहने वाले लोग आपको पार्टी मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसी को मैं इतना दिया भगवान ही चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी, जिसके अंदर जागरूकता होगी, क्रांति वही करता है। उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति किया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बावजूद भी गैर सैन्य जो राजधानी का सपना था, दूधा तोली, वो जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का था। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे विधायक को चुना जो आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को अपमानित कर रहे हैं। लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं, और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड में मानसून के बीच चारधाम यात्रा जारी है। खराब मौसम और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम की जानकारी श्रद्धालुओं तक समय पर पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोकी भी जा सकती है। सरकार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। नए पुराने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया। और जो नए प्रोजेक्ट हैं, कुछ हरिद्वार का, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, हेलंग क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपुलेट जाने वाली सड़क का भी कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर, और CRIF योजना में
लगभग 750 करोड़ की धनराशि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति दी। सब मिला के 7,000 करोड़ रुपए की से अधिक की धनराशि की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है, जो जल्दी हमारे राज्य को मिल जाएगा। ये बड़ी राशि है और इसके लिए मैं हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अधिकारियों को शिव भक्तों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार भी कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। वहीं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कांवड़ मेले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद रहे। मैं कहता हूँ कांवड़ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मेला है। काफ़ी यात्री पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से यहाँ पर आता है और 15 दिन में मैं समझता हूँ कि 3 से 4 करोड़ यात्री यहाँ पर जो है गंगा जी लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो उसके रूट प्लान डिसाइड करे गए, पार्किंग डिसाइड करी गई और मेडिकल फैसिलिटीज़ और सभी विभाग जो है आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा शहरी विकास विभाग, सभी विभाग जो है इसमें कोऑर्डिनेट आपस में करेंगे। चाहे हमारा ऊर्जा विभाग हो, तभी ये मेला सुचारू रूप से होगा और सभी जिले जो आसपास में से कनेक्टेड हैं, चाहे तैयारियों को लेकर आज मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और विस्तृत समीक्षा की गई है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू होने के बाद इसकी चर्चा दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड से इस नई व्यवस्था का ड्राफ्ट मांगा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी इस मॉडल की पूरी जानकारी ली है ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। देखिए, वन नेशन वन लॉ के बाद अब वन नेशन वन एजुकेशन की एक आवाज देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। युवा मुख्यमंत्री ने पहले यूसीसी लागू कर ये साफ कर दिया कि देश में अब वन नेशन वन लॉ चलेगा और मदरसा बोर्ड समाप्त कर युवा मुख्यमंत्री ने एक नई लकीर खींची है कि देश के अंदर सब बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों, चाहे वो अन्य धर्मों को पढ़ने वाले अन्य बच्चे हों। और उसके लिए हमने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित खान फार्म की भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है और ये मामला कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रंग भी ले चुका है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया, जहां दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला लिया गया। आपको बताते चले कि विचाराधीन होने के चलते कोर्ट के अगले आदेश तक यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। प्रशासन ने फार्म हाउस पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है और एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एक तरफ नसरीन सागा मैडम है, दूसरी तरफ सायरा वाड्रा मैडम है। उसको कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था और एक पक्ष उसमें बैठ गया था कब्जे में। इनका कहना है कि ये लोग जो है कब्जे में बैठ गए हैं, दूसरा पक्ष उसमें जाना चाह रहा था। क्योंकि आपस में विवाद की स्थिति पैदा होती, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद रहा और आपस में स्थिति ये पैदा नहीं होने दी कि आपस में ये झगड़ा करें। उसी को लेकर के दोनों पक्षों के ने सारी चीज़ बातचीत करी है, जो भी कागज़ हैं वो देखे हैं सारी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने बोला है कि जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसी पे आगे विचाराधीन करें और जो जैसी यथास्थिति है वैसी बनाए रखें। कोई भी ऐसे कानून को अपने हाथ में ना लाए, किसी तरीके की वहाँ पे परिस्थिति ऐसी ख़राब ना करें जो कि कानून के दायरे में वो सारी चीज़ें हों। तो है कि कोर्ट ने उन्होंने ये सारी चीज़ का निष्कर्ष दिया कि जो न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है आप उसमें जाके मुकदमे में अपना पक्ष रखें। दोनों पार्टी जिस तरीके से विवाद हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, उसका सारा पक्ष वहाँ कोर्ट में रखें न्यायालय में, और जो भी यथास्थिति है जो जैसे है। एक्चुअली ये फार्म हाउस जो है मेरी बुआ जी का है और उन्होंने मुझे वसीयत में, मुझे और अपने कज़न ब्रदर को वसीयत में दिया है, सिकंदर आलम खान और मैं सायरा वाड्रा। हम लोग को इन्होंने वसीयत में, मेरी बुआ जी ने 2024 में हमें विल किया था। उन्होंने शादी नहीं करी थी तो उनकी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो हम ही बचपन से उनके साथ रहे हैं और उनकी देखभाल सब हमने ही करी है। तो उन्होंने ये विल हमें करी थी अपनी। इनकी जो बहन जो अंदर कब्जा करके आज घुसी हैं, वो कभी हमने इनको यहाँ देखा नहीं है। उनकी डेथ के बाद इनको जैसे खबर मिली अपने गुंडों को लेके, जो ज़्यादातर पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास एक कॉल आई थी कि भाई आप अपने पक्ष के सारे जितने भी कागजात हैं वो दिखाइए। तो हमने सारे कागजात यहाँ से लेकर के
पुराने कोर्ट के कागजात तक दिखाए, सन 2014 में जो उनका हमारे साथ समझौता हुआ था कुलसुम खान जी के साथ, वो तक भी दिखाया, सारी एक एक चीज़ दिखाई। दूसरे पक्ष से जब कागजात की मांग की गई तो उनके पास एक भी पेपर नहीं था, लेकिन अंदर जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बोला भी दोनों पक्षों के मामले माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, इसलिए न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर कोई टिप्पणी प्रशासन द्वारा किया जाना उचित नहीं है। एक पक्ष अपने को कह रहा है कि हम उनके मृतक के उत्तराधिकारी हैं, इस हैसियत से संपत्ति पर हमारा कब्जा है। दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास वसीयत है, इसलिए संपत्ति के हकदार हम हैं। अभी दोनों पक्षों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं मीडिया के माध्यम से दोनों पक्षों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ न। खटीमा उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की तत्काल नियुक्ति, एनआईसीयू को पूर्ण संसाधनों के साथ संचालित करने, जलभराव की समस्या दूर करने और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि डॉक्टरों की भारी कमी के कारण अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर धरना दिया है। जिस प्रकार से ये जो खटीमा का सरकारी अस्पताल है, ये जिले का उप जिला अस्पताल है और यहाँ पर तुरंत आनन फानन में 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बदले में अभी यहाँ पर देखिए फिजिशियन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर की कमी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर जनता के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन पर लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। आनंद फानन में इन लोगों ने जो ट्रांसफर किए हैं, यहाँ वैसे ही जनता इतना परेशान है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम जनता वैसे परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे जितने डॉक्टर है, 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, हम चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर पुनः यहाँ उनको रोका जाए। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मलपुरी में बिना अनुमति 11 हरे फरे फलदार आम के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण राजपाल चौधरी पर सरकारी नियमों की अनदेखी कर पेड़ काटने का आरोप है। शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम को मौके पर भेजा और जांच में 11 पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई और लकड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। एसडीएम ने बताया कि पेड़ सुरक्षा अधिनियम के तहत उद्यान ग्राम मलपुरी में आपके जो आम के वृक्षों का पातन किया जा रहा है, शिकायत प्राप्त होते ही मौके पर टीम भेजी गई। राज्य विभाग की टीम ने मौके पर जाके पेड़ों को बरामद किया है। ये मौके पे 11 पेड़ों के काटे जाने की पुष्टि हुई है, जिस संबंध में उद्यान विभाग के माध्यम से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने किसान महाकुंभ एवं चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों किसानों ने कृषि, बिजली, गन्ना भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। संगठन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। किसानों ने स्मार्ट मीटर पर रोक, ट्यूबवेल की मुफ्त बिजली, साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने जैसी मांगे उठाई हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। 9 सूत्रीय मांग हमारी है और ये 2 दिन का चिंतन शिविर था, कल से ही लगा हुआ है और किसानों की जो समस्या है उसे लेकर यहाँ बहुत चर्चाएं हुई। जैसे गन्ने इकबालपुर मिल पर 215 करोड़ रुपए बकाया है, वो उसकी मांग इसमें की गई। शिक्षा की और चिकित्सा फ्री और शिक्षा एक। कर्णप्रयाग में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक बातें नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने पहले तो देखो सोशल मीडिया क्या हो गया है आज। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला, तो ये क्या करते।
लगातार बारिश और दुर्गम मार्गों की चुनौतियों के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। विभाग ने संभावित बाधाओं को देखते हुए पहले से अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण किया है और सड़क संपर्क प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर राशन पहुंचाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और पूरी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। खाद्य गोदाम आंतरिक गोदाम है जिनमें 260 दुकानें संबद्ध हैं। जो हमारा ये जौनसर वाला एरिया है वो उसमें हमने 3 महीने का राशन उठान करने का जो है प्लान किया है और हमने उसमें से 4 गोदामों में तो 3 महीने का कंप्लीट कर दिया है। 3 गोदामों में जो है 10% रह गया है जिसको भी हम। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में एक गांव के पास पढ़कर घर लौट रहे 10 साल के एक मासूम बच्चे को हसन नाम के आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बना लिया है। हसन नाम के आरोपी के द्वारा गन्ने के खेत में ले जाकर मासूम बच्चे के साथ जबरन कुकर्म किया गया है, जिसके बाद आरोपी मासूम बच्चे को कब्रिस्तान के पास बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद मासूम बच्चा किसी तरह घर पहुंचा, जहां पर मासूम द्वारा पूरी घटना अपने परिजनों को बताई गई। वहीं बच्चे के पिता के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपी हसन पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ कहाँ के रहने वाले हो? जबरदस्तपुर। क्या घटना हुई जी? घटना ये लड़का पढ़ कर आ रहा था, बारिश की वजह से दुकान बंद थी सारी, अकेला आ रहा था। इससे पहले 20 का नोट दिया गा ले जाएगा अलग सो, इनने पाट को घेर दिया, पेश का वो बेच कर एक बले को बढ़ा, इसके साथ दुष्कर्म करा। तो कितनी उम्र होगी? 10 साल का बच्चा। क्या नाम है इसका? उपवास। देहरादून पुलिस ने करीब 1 साल पुरानी गहनों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने घर में काम करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने करीब 10 लाख रुपए के सोने और हीरे के गहने चुरा लिए थे। पुलिस को सुराग तब मिला जब महिला ने इंस्टाग्राम पर हीरे का हार पहनकर अपनी तस्वीर पोस्ट की और इसी तस्वीर के आधार पर जांच आगे बढ़ी और चोरी के सभी गहने बरामद कर लिए गए। देखिए, आज जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा 2 बड़े मामले जो हैं वो वर्कआउट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाना राजपूत क्षेत्र में। थाना राजपूत क्षेत्र में 1 जुलाई को जो पीड़िता हैं श्रीमती नितिशा वत्स, जो कि किमाया ग्रीन IT पार्क में रहती हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को एक तहरीर दी गई थी जिसमें इनके द्वारा आरोप ये लगाया गया। टिहरी पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से 147 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। मुनि की रेती स्थित कार्यालय में आपको बता दें कि श्वेता चौबे ने लोगों को उनके मोबाइल लौटा और पुलिस टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बरामद मोबाइलों में 4 धाम यात्रा पर आए दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के फोन भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कोरियर के माध्यम से उनके पते पर भेजने की व्यवस्था की। फोन 2 महीने पहले खोया था, ये तपोवन साइड खोया था, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा अभी फ़ोन। तो मैंने सिर्फ एक कंप्लेन करी थी CIR पोर्टल पे करी थी, वो भी मैंने और यहाँ थाने आके नहीं करी, उसी पोर्टल पे करी। तो वहीं से मेरे को परसों कॉल आया सैनी सर का, तो उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन मिल गया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरा फ़ोन। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड पुलिस वाले भी इतना कुछ कर सकते हैं, कर देंगे, तो मुझे तो खुशी हुई कि अब नाउ आई कैन ट्रस्ट UK पुलिस। गढ़वाल पुलिस और हमारी जो CIU टीम है स्पेशली, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करते हुए 147 लोगों के मोबाइल फोन जो है आज लौटाए हैं और इनकी लगभग कीमत जो है वो 25 लाख से ज्यादा की है। और चूंकि मोबाइल फोन का बरामद करना एक बहुत ही टफ प्रक्रिया है, पूरा टेक्निकल सर्विलांस और उसके बाद फिर उसको वहां से बरामद करके लाना और लोगों को लौटाना। आज लोग जो यहाँ पे मौजूद थे काफी प्रसन्न थे, क्योंकि एक तरह से आज के दिन में मोबाइल फोन हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग हो गया है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी फोटोग्राफ्स, कई चीजें ऐसी होती हैं और कई बैंक से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सब जो है वो हमारे मोबाइल फोन पे ही कैद होके रह गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।